अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ अर्मिला हसन और ये है इमरान हसन। मूड ठीक है आपका? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे सुबह सुबह ना इंसान का मूड अच्छा होना बड़ा जरूरी होता है। कभी कभी देखिए ना कितनी आराम से जी जी कह रहे हैं। वैसे नॉर्मली ये इतनी आसानी से मेरी बात मानते नहीं होते। अब मैंने इनको किसी बात पे कहा तो फौरन कहते हैं कि मैं तो आप जो मर्जी कह ले मुझे। इनका आप इतने अच्छे होते तो क्या ही बात होती। आज के शो में मैं अर्मिला हसन की हर बात आपको मानता नजर आऊंगा। ये मैंने आज फैसला किया। वुमेन्स डे नहीं है। अच्छा अच्छा, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है और हम इस जोन से निकलने की कोशिश करते हैं, इस जोन में आने की कोशिश करते हैं। आज एक और नई सुबह है, 2 मार्च है और कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, कल सेनेट का इलेक्शन है। लेकिन आज के दिन के हवाले से ये है कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हर सुबह अच्छी नहीं भी होती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी जज्बाती स्पीच दिया आपने। सेनेट इलेक्शन से अपने मूड तक का सफर आपने कुछ चंद सेकंड्स में तय किया। ये बहुत जरूरी है असल में, ऑनर रहते कोई बात नहीं। वैसे अच्छा कोशिश क्या करें। वैसे मैं खुद भी अक्सर बहुत सारी कोई छोटी सी बात से डाउन हो जाती हूँ, बट स्टिल मेक श्योर कि हफ्ते में 6 दिन 5 दिन तो नहीं आते हैं, 6 दिन। अच्छा, आज मौसम बहुत जबरदस्त है। ये बात बतानी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं मुझे लगता है जिसमें मौसम ऐसा रहेगा। और फिर मौसम अच्छा है, आज बड़ी अच्छी हवा चल रही है। मतलब हाँ, बड़ी अच्छी हवा चल रही है आज सुबह, और अलग सुबह खास तौर पे मैंने बहुत अच्छा इसको महसूस किया। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में अब जैसा कि हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि रात को और सुबह सर्दी और दिन को गर्मी, कुछ इस तरह का मौसम है। लेकिन सुबह अच्छा था मौसम, सो हाजिरी लगवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सियासी मौसम कैसा है और उसके साथ साथ हमारे शो के अंदर कुछ बड़ी अहम चीज़ें हैं जो हमने आपको दिखानी है, तो ओबियसली दिखाएंगे। मुझे तो हंसी आ रही है। हम सब छोड़ेंगे, हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइन। सेनेट इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से ही होंगे, लेकिन वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय। सुप्रीम कोर्ट की राय, हुकूमत और ओपोजिशन दोनों ही फतह की दावेदार, फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। बच्चों के लिए साइंस की 12 हैरत अंगेज किताबें कौन सी हैं? जानिए सेगमेंट साइंस इन टेक में। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और उनकी अहलिया मैमूना तारड़ से। तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी के मशहूर सिपाही सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में होंगे एक्सप्रेसो के खुसूसी मेहमान। टेस्ट मस्बत आने के बायस आज खेला जाएगा। और उर्दू के मायाना शायर नासिर काज़मी को हमसे बिछड़े 49 बरस बीत गए। हमारे बहुत ही फेवरेट शायर नासिर काज़मी को भी हम आज याद करेंगे। आज उनकी 49th डेथ एनिवर्सरी है और जो लोग उर्दू शायरी पढ़ते हैं या उर्दू शायरी समझते हैं, नासिर को तो वो कतन भूल नहीं सकते, बल्कि उनकी शायरी बहुत ही हाई रेटेड उर्दू शायरी है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। आपको पता है हमारे सेट पे आज नए मेहमान आए हैं। कैमरामैन दिखाएं जरा, ये कितने क्यूट है। ये हमारे पास नजर आ रहे हैं, ये सेट के अंदर जरा जूम करके दिखाएं, इनकी शक्लें भी दिखाना चाहती हूं। लेकिन जी पीएसएल का कल लेकिन इनकी शक्लें ऐसी हैं जो हम खुद नहीं पहचान सकते जब हम खुद इन्हें वो देखें। आपकी फरमाइश पे जूम क्यूट है, मतलब ये अच्छा सबसे क्यूट कौन है? ये आप बताइए हमें, सबसे क्यूट कौन है? सबसे क्यूट सरफराज है। सबसे क्यूट ये अब देखिए जी, ये देखिए ना। मुझे वैसे शादाब सबसे अच्छा लगा। और ये वैसे हाँ, शादाब भी अच्छे हैं। और वहाब रियाज नहीं पहचाने जा रहे, बिल्कुल नहीं पहचाने जा रहे। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे नए मेहमान लग रहा है ना, पीली कमीज से हैं वहाब रियाज, ठीक हो गया। अच्छा, कल जो मैच होना था वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। सुबह सुबह मैं सोच रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड हारा होता तो मैं कितनी अच्छी डिस्कशन बिल्ड कर सकती थी, पर नहीं कर सकी। मैंने चाय रख दी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों हारा होता? आपको क्या मसला है? नहीं मतलब मुझे कोई मसला नहीं। चले खैर, अब हम सियासत की बात करने वाले हैं और देखते हैं आज की बड़ी खबर। बड़ी है और बड़ी खबर बनने वाली है। कल सेनेट इंतखाबात होने वाले हैं, मुल्क में बड़ा दिन है। लेकिन उससे पहले आज सबसे अहम दिन इसलिए है क्योंकि आज तो जोड़ तोड़ की बात होनी है। लेकिन कल जो बड़ी खबर जिसका बहुत इंतजार था हमें, इनफेक्ट आधा शो भी हमारा उसी में गया, आपको हम अपडेट करते रहे। सदारती रेफरेंस के डिसीजन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपनी राय फाइनली दे दी। 20 तारीखों के बाद और 20 समातों के बाद अदालत ने अपनी राय में वाजे किया है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते, लिहाजा ये इलेक्शन कानून के बजाय आइन के तहत होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने और करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म करने की हिदायत करते हुए तजवीज़ दी है कि इस मकसद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की राय पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों
फॉर्चुनेटली मुतमईन है और इसकी अलग अलग तशरीह करके अपने अपनी इस फैसले को अपनी अपनी फतह करार दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद हुकूमती वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंचा, फैसले की रोशनी में काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स छापने की भी तजवीज दी और इसके लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। हुकूमती वफ्द के बाद लीगी रहनुमाओं ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक कानूनी निकात पर मुशावरत भी की। ओपन बैलेट से मुतल्लिक अदालती राय आ गई है, अब वोट खुफिया रहेगा या नहीं, तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर लग गई हैं। उधर सेनेट इलेक्शन की तैयारियों की बात कीजिए तो वो भी उरूज पर हैं। राबते, मुलाकातें और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। सूबों में जो कह ले सेटलमेंट की कोशिश की जा रही है, ताहम इस्लामाबाद में अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट में अपना ऑफिस संभाल लिया। कान असम्बली और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। आसिफ अली जरदारी भी इस्लामाबाद में बड़ा जमान है और यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने के लिए मुलाकातें भी कर रहे हैं। इमरान खान मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे वजीर आजम पाकिस्तान के, सुप्रीम कोर्ट इसको ओपन बैलेट करार देगी या सुप्रीम कोर्ट की राय सक में आएगी तो शायद उनको इतनी तगोदो नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो उनके अपने पार्टी मेंबर्स कम से कम इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को हकीकी मानों में फिक्र है भी और फिक्र करनी भी चाहिए दो, कि उनके सारे वुज़रा यही कह रहे हैं कि फतह हफीज शेख साहब की होगी, क्योंकि असल मुकाबला इस एक सीट के ऊपर ही लगता है। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा है शानदाना साहिबा, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम दिन है हमारे ऐवान बाला के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा हाउस है वो हमारे जमहूरी इदारों की हम अगर बात करें, और उसका इलेक्शन मुतनाज़े तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत चहमगोइयाँ इस बारे में होती रही पहले, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से वीडियोस भी सामने आई। अब जो सूरत हाल बन रही है, आपने ओपोजिशन को खैबर पख्तूनख्वा में 2 और बलूचिस्तान में 4 सेनेट की नशिस्तें देने की पेशकश की है, जबकि ओपोजिशन बज़िद है कि हमें 5 दी जाएं। पंजाब में अच्छी सेटलमेंट हुई है, केपी में और बलूचिस्तान में किस हद तक चांसेस है सेटलमेंट होने के आपके? सबसे पहले तो ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी मेरा गला खराब है तो मैं रुक के बोलूंगी, बट आपका जो पहला सवाल है, देखें पंजाब में आई थिंक एक विकेट हुई सिर्फ इसलिए, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तान की कामयाबी मैं कहूँगी, पीटीआई की कामयाबी नहीं कहूँगी, कि बगैर पैसे लिए दिए, बगैर ये जो ये लगता है मतलब के साथ एक मवेशी मंडी लगती है बकरा ईद वाली, उसके लिए बगैर इलेक्शंस हो गए। ये किस तरह हुए? वो इसलिए हुए कि पार्टियों ने एक दफा देख लिया कि हुकूमत वक्त सीरियस है, अगर कहीं पे भी धांधली होगी, अगर कहीं पे भी ये होगा, तो बेहतर यही रहेगा कि जिद से इंसान जो कानूनन सही है हम वो काम कर लें। तो जो पार्टियों की जो सीटें बनती थी उनकी हो गई। तो फिर क्रेडिट मैं पीटीआई को ज्यादा नहीं दूंगी, मैं ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को दूंगी कि ये एक पुश आई है कि हमारा नेशनल कैरेक्टर किस चीज से डिफाइन होगा। यहाँ हम बिकने वाले लोग हैं। अगर आप ऐवान बाला में सबसे हाईएस्ट ऑफिसर्स है पाकिस्तान में, अगर लोग बिकते हैं तो आप मुझे बताइए थाना कितने में बिकेगा, एसएचओ कितने में बिकेगा, वकील कितने में बिकेगा और उस्ताद कितने में बिकेगा। तो अगर आप यही सोच के पीके और सिंध को लगाएं, वहां पे भी यही प्रैक्टिकल सोच हो रही है, ऑपोजिशन में भी और हमारी पार्टी में भी, कि अगर तब्दीली आनी है जी इस मुल्क और कौम के कैरेक्टर में तो इसी तरीके से आनी है। और अगर पैसे चलने हैं, जो हमें रिपोर्टें आई हैं कि खास बिजनेसमैन पेशावर में जाके बैठ गए हैं पार्टी के बिहाफ पे, अब गॉसिप ही है ना, अनसब्सटेंशिएटेड गॉसिप है, मेरे पास बिना प्रूफ है ना तस्वीर है, लेकिन अगर इस तरह की बातें चल रही है तो आप मुझे खुद बताएं, आप भी सिर्फ पाकिस्तान है, आपको ऐसे लीडर्स चाहिए जो 75 करोड़ 50 करोड़ की बोली लगा के आए और उन्हें सेनेट में बैठ के जब इस 75 करोड़ को 1.5 अरब में बदलना होगा तो वो क्या क्या करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि जो प्रैक्टिकल लोग हैं पाकिस्तान में वो करेंगे इसको बगैर खरीद फरोख्त, और जो पाकिस्तान सेकंड और सेल्फ फर्स्ट फिर तो देखी जाएगी। ठीक हो गया, देखी जाएगी। अच्छा जी, हुकूमत के हवाले से बात करें तो इलेक्शन कमीशन को नाकाबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स के हवाले से तजवीज दी है। बैलेट पेपर्स की निशानदेही के लिए कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा? जब चूंकि कल सेनेट इलेक्शन हो भी रहे हैं तो इस हवाले से एक दिन पहले क्या मुमकिन हो पाएगा कि इस तरह के बैलेट पेपर्स को इनकी जो कह ले इनका छापना या इसको बनाना? देखिए, 2 तरीके हैं। बात होती है विलिंगनेस की, कि अगर आपकी नीयत है काम करने को हर काम हो सकता है। लेकिन देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में या मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन पे 2 ऑब्लिगेशंस हैं, 2 उन पे फराइज आयद होते हैं। एक जो नया फर्ज है जो कल सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन में आया है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था कल कि जी आईन में
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले से फर्ज डाला हुआ था कि आपकी ड्यूटी है, ये आपका काम है कि पाकिस्तान में कोई भी करप्ट प्रैक्टिस ना हो, कोई चोरी ना हो इलेक्शन में, राइट? ये फर्ज तो हमेशा से था आईन है पाकिस्तान में। अब जो हमने रिक्वेस्ट की थी पीटीआई में, हम इसलिए भी कह रहे हैं कि हमारी जीत है कि देखें हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये एक्ट के नीचे हो, इलेक्शन एक्ट के नीचे ये सेनेट का इलेक्शन होता है या ये आईन के नीचे हो। हमें जो चीज चाहिए थी ट्रेसेबिलिटी, ट्रैक एंड ट्रेस, कि कभी भी अगर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि देखें कोई भी इलेक्शन का हयात सीक्रेट बैलेट नहीं रह सकता या वो खुफिया बैलेट नहीं रह सकता। अगर इसमें चोरी होती है, इसमें अगर गैर दयानतदारी के लोग मुर्तकिब होंगे तो फिर इसको आपको खोलना पड़ेगा। ये तो बहुत खुली वाज़ेह हिदायत आ गई। अब इसका प्रैक्टिकली क्या इसका होगा, इसका चेहरा प्रैक्टिकली की दो चीजें हो सकती हैं कि कल बाय हैंड जो भी बैलेट देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो बाय हैंड वोटर के नाम का पहले से वोट होता, यानी शानदाना गुलजार खान के नाम पे जो बैलेट आएगा फौजिया अरशद साहिबा के लिए और हफीज शेख के लिए, उससे मेरे पहले से जो सिंपल तरीका हो सकता है वो मैं कास्ट कर दूं। अच्छा, नहीं अगर जी आप लोग तो कहते आए हैं कि ओपोजिशन से बात नहीं होगी, ये करप्ट माफिया है, इनके अंदर ये स्टेटस को है, तो कल केपीके में तो आपने बात कर ली, आपके जो ताज आफरीदी साहब हैं उनकी फजलुर रहमान साहब से, शाहिद खाकान अब्बासी और परवेज अशरफ से मुलाकात हुई है, तो ये स्टेटस को सिर्फ विफाक में है, सूबों में नहीं है? नहीं जी, स्टेटस को सारे पाकिस्तान में है और हमने कभी भी नहीं कहा कि हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब बात शुरू में हुआ था क्या था जी, पहला हमारा दिन था, अच्छा आपने याद दिला दिया, 13 अगस्त 2018 को हम तमाम MNAs ने वोट उठाया, 15 अगस्त स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ और 17 को वजीर आजम इमरान खान का। ना तो तब NRO की बात हुई थी, ना तो किसी और चीज की बात हुई थी, ना करप्शन की कोई केसेस हमने उस दिन बनाए थे, वो तो सारे जरदारी एरा और मियां साहब की एरा के थे। और उस दिन जो उन्होंने गालियां माजरत के साथ गंदी बातें सुबह से उस दिन की, तो ये जो आप लोग कहते हैं ना कि ये है, ये वो है, ये अपने ये समझते हैं, माजरत के साथ ये सब हवाई बातें, क्योंकि 17 अगस्त को आप भी थे, मैं भी थी, और हम सब ने देखा इसके हॉल में क्या हुआ। बात हमेशा हमने पहल की है, चाहे वो नैब रिफॉर्म। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई थी शानदाना साहिबा, जिसमें कहा था कि अगर ये सीक्रेट बैलेट के जरिए हुआ तो ओपोजिशन रोएगी, उन्होंने कहा था। अब ओपोजिशन कल रोएगी शाम को, आपको लगता है? ऐसा क्या किया आपने, क्या जोड़ तोड़ा है आपके पास, क्या कार्ड्स हैं जिससे कल हम ये खबर चलाएंगे कि ओपोजिशन की चीखें निकल गई, ऐसा रिजल्ट आ गया? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ इसी आपके सवाल के जवाब में कि अगर मैं चाहती हूँ कल कि मैं अपना वोट पीटीआई की जगह अपनी कॉन्शियंस, अपनी सोच, अपनी ईमानदारी, क्योंकि मैंने ओथ पाकिस्तान के आइन पे लिया है, अगर मैं पाकिस्तान के आइन पे जो मैंने कसम खाई है और मुझे लगता है कि मैंने कल हफीज शेख को भी नहीं देना, मैं तो अपोजिशन में नहीं हूँ ना, मैं तो अपनी पार्टी में हूँ, तो मुझे पैसे इसके क्यों चाहिए? मुझे अपनी ईमान बेचने की जरूरत क्या है? मैं दे दूं ना वोट, अगर ऐसी ही लोगों पे कंपल्शन है तो दे दें, चाहे वो पीटीआई के चाहे वो अपोजिशन के हो। मसला ये है, जो गेम ये चल रही है कि अगर खुदा न खास्ता हम जिता पाते हैं, जोड़ तोड़ की जो बात हो रही है, क्योंकि देखिए जोड़ तोड़ हर तरफ होती है, हम तो हुकूमत वक्त है, हमें पैसे की देने की जरूरत क्या है किसी को? अगर मैं एक सिनिकल बात कहूँ, हम तो उनको प्रोमिसेस भी दे सकते हैं कि जी हम आपका एरिया में डेवलप करवा देंगे, PSDP के थ्रू करा देंगे, ना किसी को पता चलना है, तो फिर हमें जरूरत क्या है उस फाइनेंशियल जोड़ तोड़ की जो अपोजिशन जिसमें बिजी है? कॉमन लॉजिक की बात होती है ना, कॉमन सेंस। ठीक है, यानी कि आप कह रही हैं कि अपनी मर्जी से अगर वोट देना चाहें अपनी पार्टी मंशूर के खिलाफ किसी और को दे दें, लेकिन पैसे ना लें। आपका सिर्फ मसला पैसों से है, वोट से नहीं है, ये आप कह रही हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि पैसे कौन लेता है, कैसे लेता है, एक वीडियो तो सामने आ गई, लेकिन सबका पता नहीं चलता। नहीं। चले टाइम मेरे पास कम है, बहुत शुक्रिया, आपने ख्यालात का इज़हार किया। इंशाल्लाह इन डिटेल भी हम इस पे बात करते रहेंगे, चूंकि कल वोटिंग होनी है तो इस पे जरूर हम IB और दीगर रहनुमाओं की राय भी शामिल करेंगे। ये वजीर आजम ने कहा था हम चीखें निकलवा देंगे अगर सीक्रेट बैलेटिंग हुई, तो अभी पता नहीं है कैसे होगा ये। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, तो कोरोना वायरस PSL तक पहुंच गया। कल एक अच्छी खबर नहीं आई, आपको याद होगा कल शाम भी हमने इस पर बात की थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो मैच था, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो मैच था, इसकी हम बात कर रहे हैं, वो मैच कल नहीं हो पाया बिकॉज ऑस्ट्रेलवी निजात पाकिस्तानी फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया था, जिसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स और यूनाइटेड के दरमियान जो 1 मार्च को होने वाला मैच है वो ताखीर का पहले शिकार हुआ और फिर उसे एक दिन के लिए
डिले कर दिया गया। जो मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा आज, और पीसीबी के मुताबिक कोरोना वायरस के अलामात जाहिर होने पर 2 रोज कबल फवाद अहमद को आइसोलेट कर दिया गया था, और पीसीबी के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाकी तमाम खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं। इवेंट के इख्तिताम तक तमाम खिलाड़ियों ऑफिशियल्स के हर 4 दिन बाद कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। ट्विटर पर कोरोना से मुतासर खिलाड़ी फवाद अहमद ने खैरियत दरियाफ्त करने पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखा जाए, और साथ साथ उन्होंने अपने पैगाम में ये भी कहा कि कोरोना से खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी इससे महफूज रहें। बिल्कुल, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जिन शायकीन ने मैच के टिकट्स कल खरीदे थे वो आज उस पर मैच देख सकते हैं, जबकि शायकीन चाहें तो उसी टिकट को रिफंड भी करवा सकते हैं। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे डेली एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक साहब से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे हम जरा बात करें। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस लाइव। बायोसिक्योर बबल के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो फवाद अहमद हैं उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया, तो क्या ये जो बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी हुई है? मैंने कल भी एक एग्जांपल कोट की थी पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज की, जिनको इससे पहले उम्मीद थी कि वो शायद पहले मैच में ना आए लेकिन फिर वो आ गए थे, और ऐसा ही कुछ मामला था। तो इसके ऊपर हमने चूंकि पहले लिवरेज दे दी, मुझे लगता है फिर ये वाकया दोबारा इसीलिए हो गया। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? बिल्कुल ठीक आपने ये बात निशानदेही की, इसकी वाकई ऐसा ही है कि पीसीबी ने जो बायोसिक्योर बबल बनाया है वो तो बड़ा ही इनसिक्योर प्लेस नजर आती है, और अगर पहले ही सख्त एक्शन लिया जाता, प्रेशर में नहीं आते, जैसे आपको पता होगा कि एक बायकाट की धमकी तक आ गई थी जिसके बाद पीसीबी को झुकना पड़ा और इजाजत दी गई वहां आपको और कोच सैमी को टीम को ज्वाइन करने की, उससे एक गलत तासुर गया दीगर टीमों पे भी। फिर डेफिनेटली खिलाफ वर्जियां बायोसिक्योर बबल की हो रही हैं, खाने भी बाहर से आ रहे हैं, और जिस होटल में टीम ठहरी हुई है टीमें सारी, वहां पर तकरीबात भी जारी हैं, शादियां भी हो रही हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं, स्टेडियम में भी बहुत सारे लोग होते हैं, क्यूरेटर भी होते हैं, ग्राउंड स्टाफ भी होता है। वो जाहिर है वो सारे बायोसिक्योर जोन में तो नहीं होते, तो बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आई जिससे ये बायोसिक्योर बबल पे ही सवाल उठ गया है। और जब पीएसएल का पिछले साल जो प्ले ऑफ मैचेस हुए थे उसमें 12 कोविड टेस्ट सामने आए थे। अभी तो इतना बड़ा इवेंट है, अल्लाह खैर करे, ये सब चलते ही रहेगा, लेकिन अगर आपने सख्ती नहीं की, पीसीबी ने सख्ती नहीं की, तो आगे और मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये मैच जो अब आज होगा इस हवाले से भी, चूंकि ऑब्वियसली कल ये डिले करके 9 बजे कर दिया गया था 7 बजे की बजाय, और उसके बाद फिर अब ये है कि ये आज खेला जाएगा। वही क्रिकेट जो हम टिकट्स के हवाले से भी सलीम साहब कुछ अपडेट कर दीजिएगा। हमने वैसे अपने इंट्रो में बता तो दिया, बट स्टिल वी वांट कि आप इसको मेक श्योर कर दें कि जिन्होंने टिकट्स वगैरह खरीदे हैं वो स्टेडियम इन्हीं टिकटों पर आएंगे, रिफंड होंगी, क्या मामला होंगे? जी बिल्कुल, इन्हीं टिकटों पे आएंगे, लेकिन अगर वो चाहते हैं रिफंड करवाना तो रिफंड भी हो सकती है। कल बेचारे शायकीन के साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि पीसीबी को खुद पता नहीं था, खुद कंफ्यूजन थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फवाद का जब टेस्ट आ गया, 2 बजे टेस्ट हो रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो जो दूसरी टीम का मैच खेलना है कोयटा, उसके भी उसी वक्त टेस्ट ले लिए जाते हैं, लेकिन नहीं लिए। 4:30 बजे कोयटा की टीम बस में बैठी होटल के बाहर, 5:15 बजे तक बस में बैठी रही। 45 मिनट बाद उनको कहा आप लोग अंदर आ जाएं। शाम को 7 बजे तक कोयटा के टेस्ट नहीं हुए थे, और 9 बजे पीसीबी ने मैच का ऐलान कर दिया था कि शुरू होगा। तो इससे लग रहा था कि कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, या खुद पैनिक कर गए पीसीबी के ऑफिशियल्स जो हैं, कि उनको समझ नहीं आई बातें। आखिरकार फिर जब ऐलान हुआ कि जी मैच अब कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, फिर लोग घरों को अपने वापस गए। लेकिन जाहिर है स्टेडियम में आना भी कोई इतना आसान मरहला नहीं है, आपको पता है तलाशी यहाँ कितनी होती है और कितना पैदल चलना पड़ता है। ठीक है सलीम साहब, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी टीम की अपनी मैनेजमेंट की भी है, और कल मैंने देखा कुछ लोगों ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी क्रिटिसाइज किया कि यूनाइटेड को भी इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इवन कुछ साफियों ने लिखा, जिससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, मे बी आप अग्री करें या ना करें, कि जी ये तो पीएसएल के मुस्तकबिल को खतरे में डालने वाली बात है जिस तरह का यूनाइटेड ने बिहेव किया है। डू यू एग्री विद दिस कि यूनाइटेड की मैनेजमेंट की भी इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंस मौजूद है? देखिए, इस हवाले से हम कुछ कह नहीं सकते कि कहां पर हुआ ऐसा, बायो बबल की खिलाफ वर्जी कहां पर हुई। आप एक जगह पे आए हुए हैं, आपने बहुत ख्याल रखा हुआ है, आपकी टीम ने बहुत ख्याल रखा हुआ है, लेकिन किसी ने अलाउ कर दिया किसी बंदे को आने के लिए, जो या ग्राउंड में आप गए हैं, आपने पिच स्टंप पे हाथ लगा दिया, पता चला कोई ग्राउंड स्टाफ का मेंबर ऐसा था जो वहां पर आया था, वो इन्फेक्टेड था, उससे फिर आपको भी लग गया। तो इस बारे में, कोविड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको कहां से लगा है। इसमें जो ध्यान रखना चाहिए वो बोर्ड को रखना चाहिए। बोर्ड ऐसी
सख्त पॉलिसी बनाए, फिर उस पर इम्प्लीमेंट कराए। यहाँ तो बोर्ड ने पहले ही दिन, जो इवेंट शुरू होने से पहले ही जो पेशावर ज़ल्मी वाली मिसाल छोड़ी, उसके बाद फिर आप किसी को कैसे रोक सकते हैं कि जी आप ऐसा ना करो। वो बोलेगा भाई तुमने तो ज़ल्मी वालों को अलाउ कर दिया। तो मैं तो कहता हूँ असल जो जिम्मेदारी आयद होती है वो पीसीबी पे ही होती है जी, दूसरों को भी ख्याल रखना चाहिए डेफिनेटली। ठीक हो गया। अच्छा सलीम खालिद साहब, चूंकि आप अपने cricketpakistan.com.pk पे आए, रोज कोई ना कोई जो के लिए धमाका करते हैं, और आपने तो मेरे ख्याल से अब छक्का भी लगाया था, तमाम तर प्लेयर्स के जो टीम्स के जो कैप्टन हैं उनके साथ इंटरव्यू किया। अब आप डेल स्टेन के साथ इंटरव्यू करने वाले हैं जो आज होगा मेरे ख्याल से ऑन एयर, तो क्या अपडेट है उस इंटरव्यू के हवाले से? डेल स्टेन का इंटरव्यू देखेगा आपको बड़ा मजा आएगा। खासतौर में उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में बात की है। फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर को गुस्सा जल्दी आता है। हाँ। मैंने शायद उनकी किसी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैंने उनसे पूछा आईपीएल में लास्ट ईयर आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा जी आईपीएल में ना पैसे को अहमियत दी जाती है, क्रिकेट को अहमियत दी जाती है। हर कोई बस यही कह रहा होता है कि कितने पैसे कमाए, कितने पैसे ये किए। उन्होंने कहा पीएसएल और श्रीलंकन लीग में ऐसा नहीं होता, यहाँ क्रिकेट को अहमियत दी जाती है। तो काफी उन्होंने इस तरह की बात की। आजम खान के साथ वो फिशिंग का उनको भी शौक है, आजम को भी। उन्होंने कहा पहले खेल लें उसके बाद फिशिंग पे जाएंगे। बाबर आजम की बड़ी उन्होंने तारीफ की और कहा पाकिस्तानी सरजमीन जो है तो फास्ट बॉलर्स पैदा करने की मशीन है। जैसे यहाँ से इतने जबरदस्त बॉलर्स आते हैं और पिचेस यहाँ की काफी स्लो हैं फिर भी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बातें हैं। बाकी बातें आप खुद देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जबरदस्त बात है। और आज के मैच के हवाले से जरा हमें तबसरा दे दें। इंपॉर्टेंट मैच है यूनाइटेड वर्सेस ग्लैडिएटर्स, व्हाट डू यू सी? देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अब सूरत हाल ऐसी बनती जा रही है कि उनको फतह तो हासिल करनी है। एक दो मैच और हारे तो बाहर हो जाएंगे। और डेल स्टेन, डू प्लेसी, सरफराज, आजम, काफी अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। नाम तो बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। अब परफॉर्म उनको टॉस नहीं ना जीतते। सरफराज को अपने स्पिनर्स को भी जो है वो अहमियत देनी होगी, उनसे भी बॉलिंग करवाएं, पूरे ओवर करवाएं। इसके लिए और टॉस भी जीतनी होगी। ठीक है, टॉस तो किसी के हाथ में नहीं है, आपको सलीम साहब बहुत आपके तज्जे का थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। क्रिकेट के हवाले से बताया और इनका इंटरव्यू आने वाला है cricketpakistan.com.pk पे। एक बात मैं सोच रहा था, वैसी टीम सारा साल प्रैक्टिस करती रहती है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करती रहती है, टॉस की प्रैक्टिस कर लें। टॉस जो जीत रहा है वो मैच जीत रहा है। पहले 10-11 मैचों का तो यही किस्सा है। खैर इस पे बात करते रहेंगे, मैच भी है, शाम को भी हम इस पे बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की। साइंस की हम अगर बात करें तो अब भी साइंस के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम पाकिस्तान में हो रहा है। और इस सेगमेंट के अंदर वकार मलिक साहब हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं इनिशियली जो आपके बच्चों के लिए खास तौर पे उनको साइंस की तरफ उनकी तवज्जो दिलाने के लिए और साइंस की पहचान कराने के लिए ज़रूरी है, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। तो देखते हैं आज का साइंस एंड टेक और जानते हैं कौन सी बुक्स हैं जो आपके बच्चों के लिए साइंस को जानने के लिए ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक और मैं हूं वकार अहमद। पाकिस्तान में एक ऐसा दौर भी गुजरा है जो कि साइंस के हवाले से एक बड़ा बाकमाल दौर था। 60s का दौर था जब हमारे अखबारों में इस तरह के इश्तहारात छपा करते थे कि क्वांटम फिज़िक्स के हवाले से मरी में और नथिया गली में और मुख्तलिफ जगहों पे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स हुआ करते थे और बड़ा कमाल दौर था। उसके बाद हम शायद कुछ सुस्त रवि का शिकार हुए हैं, लेकिन अभी भी साइंस के हवाले से बहुत अच्छा काम हो रहा है। बाज़ औक़ात शायद हमें मालूम नहीं होता और बाज़ औक़ात जो है वो जो पब्लिशर है या जो मुसन्निफ़ है वो अपनी बात जो है वो आम लोगों तक पहुंचा नहीं पाता। तो जो भी पब्लिशर पाकिस्तान में या राइटर है जिसने साइंस के हवाले से और बच्चों के हवाले से कोई बहुत अच्छा काम किया है तो वो ज़रूर हमें भेजे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर पे वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है या फिर हमारा फेसबुक पेज है एक्सप्रेसो, उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ये एक पब्लिशर है पाक बुक्स और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक 12 बुक्स का एक सेट है जो कि बड़ा ही खूबसूरत साइंस के हवाले से 60 यंग साइंटिस्ट्स, और इसका जो 12 बुक्स हैं मिसाल के तौर पे चट्टानों के राज, ज़मीन के नीचे पोशीदा राजों को हल करने वाले 5 लोगों की दास्तान। इसके जो जितनी भी बुक्स हैं इनकी जो तर्जुमा तदवीन और डिज़ाइन है ये तलहा ज़ुबैर हैं। और इसके आखिर पे बड़ी खूबसूरत एक इबारत हर किताब के आखिर पे लिखी हुई है कि साइंसदानों को अक्सर एक सफ़ेद कोट में मलबूस बूढ़े शख्स के तौर पर पेश किया जाता है, मगर इस सीरीज़ में आप अजीम दरियाफ्तों के पीछे हर उम्र के लोगों से मिलेंगे जिनका ताल्लुक दुनिया के हर खित्ते, मज़हब और सकाफत से होगा। कुछ तो काफ़ी छोटी उम्र के होंगे और बहुत सी ख़वातीन भी। तो इसके अलावा यानी चट्टानों के राज, फिर शानदार फिज़िक्स, कुदरत की पहेलियाँ हल करने वाले 5 हैरत अंगेज़ लोगों की दास्तान। फिर हम आगे जाते हैं, जादुई रियाजी, नंबरों से मुआजिज़े दिखाने वाले 5 हैरान कुन लोगों की दास्तान।
फिर हम आगे जाते हैं तो हदों को तोड़ने वाले, दीवारें गिराने वाले 5 हैरत अंगेज लोगों की दास्तान। फिर है साइंस के बानी, साइंसी तरीके दरियाफ्त करने वाले 5 नाकाबिले फरामोश लोगों की दास्तान। फिर इंसानियत के लिए साइंस, हमें हमारे बारे में बताने वाले 5 दिलनशीन लोगों की दास्तान। अच्छा, इस तरह खोजी औरतें, साइंसी तारीख रकम करने वाली 5 शानदार खवातीन की दास्तान। फिर आप आगे देखिए, जदीद दुनिया के मौजद, जदीद दुनिया ईजाद करने वाले 5 अजीम लोगों की दास्तान। आगे जाइए तो अलकीमिया के करिश्मे, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में करिश्मे दिखाने वाले 5 लोगों की दास्तान। सितारों का जहान यानी कॉस्मोलॉजी, जो कि हमारा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, और बच्चे जो हैं उनको अगर आप सितारों का जहान और कॉस्मोलॉजी के वाले से रोशनास करवाएं तो उनको ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो साइंस फिक्शन है इसके हवाले से भी उनको ये चीज़ें बहुत ही फैसिनेट करती हैं। सितारों से बातें करने वाले 5 मुनफरिद लोगों की दास्तान। और फिर कुदरत के राज, हकीकत से पर्दा उठाते 5 लोगों की हैरत अंगेज दास्तान। तो इस तरीके से ये बहुत सारी ये 12 बुक्स हैं और ये बहुत ही खूबसूरत हैं, और इनका दोनों वर्जन है, यानी ये उर्दू में भी हैं और ये अंग्रेज़ी में भी हैं। सो ये पाक बुक्स है, ये आपको इनको गूगल कर सकते हैं, इनको फेसबुक पे तलाश कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। कोई भी पब्लिशर, कोई भी राइटर अगर वो समझता है कि उन्होंने बच्चों के लिए साइंस के हवाले से कोई बहुत अच्छा काम किया है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे फेसबुक का जो पेज है एक्सप्रेसो, उस पर हमसे कांटेक्ट करें ताकि हम आपकी आवाज़ जो है पाकिस्तान के इन बच्चों तक पहुंचाएं, और इस तरह पाकिस्तान में जो साइंसी फ़िक्र है उसकी तरवीज हो, और साइंसी फ़िक्र जो है, साइंसी अंदाज़ फ़िक्र जो है उसको बढ़ोतरी मिले, और हमारे बच्चे जो हैं वो साइंस में नाम पैदा करें। देखते रहिए साइंस एंड टेक। बड़ी ही अहम और इन्फॉर्मेटिव बुक्स आपने देखी हैं, और उमूमी तौर पे होता ही है कि हम तवज्जो नहीं देते इस तरफ ना। हम साइंस को सिर्फ इस हद तक, मुझे लगता है खासतौर पे जिस तबका फ़िक्र से मेरा ताल्लुक है, जिस बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक है, साइंस का ताल्लुक सिर्फ यहाँ तक होता है कि आपने अगर मैट्रिक करना है तो नाइन्थ में साइंस रख लो, 10th में साइंस रख लो, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका मसला बुनियादी तौर पे ये भी तो है ना कि हमारे वालिदैन को भी नहीं पता। एग्जैक्टली, और सेकेंडली हमारे लिए ये इंटेलिजेंस का लेवल यही होता है कि आपने साइंस पढ़ी है तो आप इंटेलिजेंट होंगे, अगर आप आर्ट्स पढ़े तो आप इंटेलिजेंट है ही नहीं। और फैमिली स्टेटस भी तो होता है ना कि बच्चे ने साइंस पढ़ी है, आर्ट्स पढ़ी है, हालांकि मैं तो आज तक सर पीटता हूँ इस बात की। अभी भी यही होता है, मुझे लगता है हमारे टाइम पे तो यही होता था कि साइंस आर्ट्स पे ही चलता रहता था, और घर में बकायदा एक बैठक होती थी कि इसने साइंस पढ़नी है, आर्ट्स भाई प्रोटोकॉल्स अलग होते थे। जो बच्चा घर में साइंस में पढ़ रहा है, चाहे उसकी 3rd डिवीजन आ रही है, वो साइंस पढ़ रहा है, और आर्ट्स तो वैसे ही लगता था कि कोई बाहर की दुनिया की चीज है ना, नहीं इन्हें आर्ट्स रखी है। खैर ये अजीब बात है। इस पे वकार साहब ने एक तो कुछ इनिशियल बातें आपको बताई, और हम बात करते रहते हैं इस पे। हम वैसे वाकई डिटेल हमारी डिस्कशन होनी चाहिए, हम तो करते हैं, और करता कौन है साइंस पे डिस्कशन, सो हम करते रहेंगे। हमारी साइंस ही अलग है, हमारी साइंस ही अलग है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और कल एक खबर ही है आप तक पहुंचा देते हैं। खातून अव्वल साहिबा बड़े अरसे के बाद, बड़े दिनों के बाद कल दोबारा से मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमें नजर आई। बुशरा साहिबा, उनको हमने दाता दरबार में जो पनाहगाह कायम की गई है दाता दरबार के इलाके में, वहाँ पे उनको हमने जाते देखा, और ये आप कुछ मनाजिर भी देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। जब ये वहाँ पे पहुँची बुशरा इमरान खान साहिबा, तो उनका इस्तकबाल भी किया गया वहाँ पे। उन्होंने जो क़याम तो आम की जगह है, एक तो उसका जायज़ा लिया कि यहाँ पे कितनी जगह हैं, ये आप मंजर में देख सकते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और उन्होंने वहाँ पे जो मुख्तलिफ मकीन हैं उनसे भी मुलाकात की और उनका हाल चाल भी दरियाफ्त। बिल्कुल, साथ साथ खातून अव्वल बुशरा इमरान ने लोगों से उनके मसाइल भी पूछे और मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी भी करवाई, और इस हवाले से उन्होंने कहा जी हर तरह से आपकी देखभाल की जाएगी। साथ साथ उन्होंने खाने का जो मेयार है, वहाँ पर जो खाना सर्व किया जाता है लोगों को, उसका भी जायजा लिया। बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, और इस मौके पर उन्होंने एक खबर जो कल मीडिया की जीनत बनी, उन्होंने कहा जी हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आप बताइए क्या नहीं होता। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी हुकूमत ने बेघर लोगों को घर फराहम किए हैं। वो लोग जो सड़कों पे सोते थे, अब वो बड़ी VIP जगहों पे पनाहगाहों की सूरत में। ये पनाहगाह इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ इस तक महदूद रहना ओब्वियसली अच्छा नहीं है। तो इससे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब का ये जो विजन है पनाहगाहों का, इसके पीछे बुशरा साहिबा की भी रहनुमाई, एडवाइस या मशवरा ज़रूर मौजूद है, जो कि उनकी शरीक हयात भी हैं, और इमरान खान साहब उनसे एडवाइसेस लेते भी हैं डिफरेंट औकात के ऊपर, वो कहते भी नजर आते हैं, और बड़ा उनका जिक्र भी करते नजर आते हैं। बुशरा बेगम कहकर उनको बुलाते हैं इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो आप ये देख रहे हैं एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। उन्होंने पनाहगाह का दौरा किया और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के मसाइल जाने। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में भी बहुत खास सेगमेंट बाकी है, आपने मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे सवात की खूबसूरत वादी मालम जबा की, जहां पे नेशनल माउंटेन साइकिलिंग के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने कठिन और दुश्वार गुजार रास्तों पर खूब महारत का मुजाहरा किया। 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मर्दों और खवातीन खिलाड़ियों ने भी बर्फ पर साइकिल दौड़ाए। फेस्टिवल को मजीद रंगीनियां बख्शने के लिए मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। बिल्कुल, इस मौके पे कल्चरल डांस भी हुआ। बिल्कुल, पश्तो, बलोची, सिंधी और गिलगित की जो इलाकाई धुनें हैं उस पर सयाहों ने खूब रक्स किया और महसूस भी हुए। बिल्कुल, गैर मुल्की खातून फनकारा ने वायलिन बजाया हम पे और सुर बखेरे। आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाजिर, ये खटक डांस के मनाजिर हैं और शुरका बहुत महसूस हुए। मुंतज़िमीन का कहना था कि इन मुकाबलों का मकसद सवात में साइकिलिंग समेत दीगर सरगर्मियों को फरोग देना है। अच्छा, ये मनाजिर ताज़ा तरीन है, मेरे लिए सरप्राइजिंग भी है। मतलब मुझे लगा कि इस वक्त स्नोफॉल हुई है वहाँ पे, लेकिन ये तो ट्रैक्स क्लियर है। उन्होंने बर्फ पे कह रहे हैं, नहीं बर्फ पे नहीं है, ये ट्रैक्स क्लियर है। अभी आप अच्छा, विजुअल देखिएगा। हाँ, ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि मालम जब्बा में ये देखे ना, अभी बर्फ नहीं है, मतलब ठंड है लेकिन हाँ हल्की हल्की अब नजर आई है, लेकिन बहुत ज्यादा तो ये दिलचस्प है। माउंटेन्स के ऊपर साइकिल चलाना और खवातीन ने भी इसमें हिस्सा लिया है। समर इसमें बड़ी प्रोमिनेंट है, माउंटेन्स के ऊपर साइकिल अब लोग जब भी जाते हैं अब वेकेशंस के लिए, अब किसी मौके पे वहाँ पे, तो इस तरह का काफी ट्रेंड देखने में आता है कि लोग साइकिलिंग इस तरह की साइकिल साथ लेके जा सकते हैं बंदा। अच्छा, आजकल जो साइकिल्स आ रही हैं वो भी पोर्टेबल है, आप उसको खोलें, गाड़ी में रखें और ले जाएं। ये साइकिल्स वैसी हैं और वहाँ पे जाके, लेकिन इट्स डेंजरस एट द सेम टाइम। आप ना कभी ट्राई कर लीजिएगा। मुझे साइकिलिंग का वैसे भी कोई शौक पता लगे कि फिर हमें वापस साइकिल को और आपको इकट्ठा उठा के लाना पड़े। मुझे ये आपकी दिल की ख्वाहिश है पूरी नहीं, लेकिन मैं आई जस्ट केयर फॉर योर हेल्थ। सो खैर, दूसरी जानिब तमाम लोग जो जाते हैं वो भी ये एडवेंचर कर सकते हैं जैसा कि हमने कहा, लेकिन एहतियात के साथ। और अच्छी एफर्ट में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि टूरिज्म के बारे में लोगों को पता चले। अब ये रुक गई है ना वहाँ पे, छेड़ा है ना मुझे, मैं फंस गई उसी जगह। साइकिल तो आप चलाते हैं, आप मेरे भी क्यों आ रहे हैं? नहीं, मैं पहाड़ों पे थोड़ी चलाता हूँ, मुझे तो लगता है आप चढ़ाते हैं पहाड़ों पे, जितने शौक से आपने खरीदा। अच्छा जी, व्हाट नेक्स्ट वी हैव? ब्रेक की होगी और क्या होगा? ब्रेक है जी हमारे पास। हमारे पास सेगमेंट है अगला, ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अच्छा, जो आपको पता है उर्तुल ड्रामे की कास्ट पाकिस्तान आई हाँ, और हमारी साथी एंकर हिना न्याज़ी, ये कैसे हो सकता है कि वो हिना से बच के निकल जाते हैं? हिना उनके पास गई, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की और जो सिपाही थे मारूफ इस ड्रामे के अंदर, उनसे उनकी बातचीत हुई। और हम दिखाते हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हिना न्याज़ी ने उनसे क्या बातचीत की है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नाज़रीन, आज ये सेगमेंट बहुत स्पेशल होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वक्त मैं इंटरनेशनल स्टार्स के साथ मौजूद हूँ। एक ऐसी टर्किश सीरीज जो हर एज ग्रुप की बहुत फेवरेट है, बहुत पॉपुलर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। आज मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मेरे साथ अर्तुगरुल गाजी की कास्ट मौजूद है, उनकी कास्ट के कुछ एक्टर्स मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग, मरहबा। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाए। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान आकर कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले मिस हिना, बहुत शुक्रिया। हम बहुत खुश हैं कि हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं। हम पाकिस्तान में कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में हैं और एक सरप्राइज भी है, आप बहुत जल्द देखेंगे। ओह, क्या कोई सरप्राइज होने जा रहा है? ऑल राइट, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के बारे में क्या कहेंगे? हमें पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। यहाँ के खाने भी हमें बहुत पसंद आए और पाकिस्तान को हम अपने घर जैसा महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। इंशाल्लाह। क्या आपने पाकिस्तानी खाने खाए हैं? अगर खाए हैं तो उनमें कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें यहाँ के खाने बहुत पसंद आए हैं, लेकिन स्पाइसी बहुत ज्यादा हैं और हम ज्यादा मिर्चें खाने की आदी नहीं। अगर 1 या 2 हफ्ते रहते हैं तो स्पाइसी खाने खाने के आदी हो जाएंगे। क्या आप स्पाइसी खाने पसंद करती हैं? स्पाइसी फूड। मुझे भी स्पाइसी खाने बहुत पसंद है। माय फेवरेट। मैं हर तरह के खाने पसंद करता हूँ। So what did you like? आपको कौन सी डिश पसंद आई है पाकिस्तान की? Name a dish. मैं हर तरह के खाने पसंद करता हूँ क्योंकि मैं तुर्की में स्पाइसी खाने खाता रहता हूँ। ये मेरे लिए कोई मसला नहीं। All right. अच्छा, मेरा एक और सवाल, तुर्किश लड़कियाँ ज्यादा खूबसूरत होती हैं या फिर पाकिस्तानी लड़कियाँ ज्यादा खूबसूरत होती हैं? वो हमारी बहनें हैं। पाकिस्तानी लड़कियाँ हमारी बहनें हैं। क्या पाकिस्तानी बहनें? नो कमेंट।
लेकिन मैं पाकिस्तान में शादी करना चाहता हूँ। क्या आप वाकई पाकिस्तान में शादी करना चाहते हैं? क्या कोई लड़की यहाँ पे देखी हुई है? मैं सिंगल हूँ और मैं पाकिस्तान में शादी करना चाहता हूँ। Yes, of course, finance. Great, Pakistan, great, Türkiye that's great. zindabad. ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान में ही आप शादी करेंगे। हाँ, okay. पाकिस्तानी लड़कियाँ या तुर्किश, आप क्या कहते हैं? इसका जवाब मेरे लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। अगर मेरी बेगम ने देख लिया तो मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा। और आप? Benim için iç güzel. मेरे लिए ये सब नहीं, दिल का अच्छा होना चाहिए। मुझे पूरे एशिया बल्कि हर मुल्क की लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। Coğrafyalarının bütün kızları güzeldir. दे दिल फेंके। आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ पाकिस्तान आने की दावत किसने दी? पाकिस्तान बुलाने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन मिस्टर फहद की वजह से पाकिस्तान आए हैं और मिस्टर कुरैशी ने हमें पाकिस्तान आने की दावत दी। ऑल राइट, ऑल राइट। पाकिस्तान के कौन कौन से तारीखी मकामात की सैर कर चुके हैं? Biz Pakistan'ın her yerini हम पाकिस्तान के कोने कोने की सैर करना चाहते हैं, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से विजिट नहीं कर पा रहे। लाहौर और इस्लामाबाद की सैर करना चाहते हैं। अगली बार जब आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सैर करेंगे। bize verirler. क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान और तुर्की में कोई फर्क है? टर्की। Bizim sadece aslında पाकिस्तान और तुर्की में फर्क सिर्फ झंडे के रंग का है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। haricinde her şeyimiz aynı. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। Farklıydı. पाकिस्तान और तुर्की के रास्ते मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमने दिलों के पुल बनाकर इस फर्क को भी मिटा दिया है। वाह, खूबसूरत बात। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्या आप पाकिस्तानी ड्रामा या फिल्म देखते हैं? अगर हाँ तो पसंदीदा एक्ट्रेस कौन सी हैं? İsimlerini hatırlamıyorum. पाकिस्तानी अदाकारों को जानते नहीं और नाम ना जानने की वजह से ये नहीं बता सकते कि कौन सा अदाकार या अदाकारा अच्छी लगती है, लेकिन एक शख्स है, उनसे बात चल रही है। बहुत जल्द पाकिस्तान की किसी ड्रामा या फिल्म में काम करेंगे। Bulacağız. आपकी सीरीज के हवाले से बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये इस सीरीज का तलहफ़ुज़ क्या है? क्या ये उर्तुगुल है, इर्तुगुल है या फिर अर्तुगुल है? राइट प्रोनाउंसिएशन। Right. असल तलफ़ुज़ है। Diriliş Ertuğrul. Oh my God, Can you that say is that? so. Repeat after me, Wait, come please. again. Diriliş Dirilish, Ertuğrul. Ertuğrul, Ertuğrul. Ertuğrul, Ertuğrul. Ertuğrul. Is that fine? Yeah. What? अपने चाहने वाले पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Hepsine çok teşekkür ederim. हम अपने चाहने वाले पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें पसंद करते हैं। हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान आकर और हम भी अपने चाहने वालों को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तानी भाई हमारे गले मिले और हमारे साथ तस्वीर बनाए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। Bu kardeşlerimizin sevgisine layık birileri olabilmişizdir. सीरीज में अपने किरदार के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। Benim karakterim Alp. सीरीज में मेरा किरदार एक दरवेश वाला था और ये किरदार करके मुझ में बहुत तब्दीली आई है। मेरे इन साथियों का किरदार जंगजू वाला है। मेरा इनसे मुख्तलिफ है और मेरे किरदार ने मेरी जाती जिंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। मैं दरवेश वाले किरदार को अपने अंदर महसूस करता हूँ। Ve bu yüzden buradayız zaten. Pakistan zindabad, Türkiye pindabad. Well, thank you so much. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मेरे लिए बाइस मुसरत है कि आप लोगों का इंटरव्यू किया और आप लोग पाकिस्तान में हैं। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हम दुआगो हैं। शुक्रिया। जी, सेगमेंट आपने देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू और बड़े फ्रेंडली हमारे जो टर्किश फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स हैं। बड़ा मज़ा आता है जब भी ये लोग पाकिस्तान में आते हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान में आके एंजॉय करते हैं, दे फील लाइक होम एक्चुअली। और हमारा भी टर्की के साथ कुछ ऐसा ही है। हमारा एक तो मुस्लिम ब्रदर मुल्क है और उसके साथ साथ वैसे भी एक तारीख है, हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। सो वी वांट कि मोर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन टाइज हो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान। अच्छा, आगे हम बात करते हैं जी बड़ा अहम बलूचिस्तान के हवाले से। आज बलोच कल्चरल डे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनकी हिदायत पर पंजाब के अंदर मनाया जा रहा है और इस हवाले से लाहौर में
और पंजाब के दीगर शहरों में अहम तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। बिल्कुल, प्रोविंशियल हार्मनी को प्रमोट करना, बेसिकली बलोची कल्चर को प्रमोट करना, और ये सारी चीज़ें आज उस हवाले से तकरीबात भी होंगी, लोग जाएंगे, बलोची कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे। खाने बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल, खाने बहुत अच्छे होते हैं बलूचिस्तान के, और खास तौर पे हम अगर आर्ट्स काउंसिल लाहौर की बात करें तो उस हवाले से भी एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि आज वहाँ पे अख्तर चनाल साहब परफॉर्म करेंगे और दीगर तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। इसी हवाले से लियाकत शाहवानी साहब है लाइन पे हमारे साथ। बिल्कुल है, बिल्कुल जी लियाकत साहब, क्या हाल है? वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारे लिहाज से जो पंजाब हुकूमत ने किया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? कैसा इनिशिएटिव है और इससे कितनी मदद मिलेगी पंजाब को और बलोची कल्चर को एक दूसरे के करीब लाने में? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तमाम जो हमारे बलोच बहन भाई हैं पूरे मुल्क में और एब्रोड जहाँ पे भी है, उनको बलोच कल्चर डे मुबारक हो। और सरदार उस्मान बुज़दार साहब को बलोच कल्चर डे मुबारक हो। वो वज़ीर आला पंजाब हैं लेकिन हैं बलोच, और ख़ुसूसन उनके वज़ारत आला के इस तमाम पीरियड में बलूचिस्तान और पंजाब के जो कल्चरल रिश्ते हैं, जो पॉलिटिकल रिश्ते हैं, डेवलपमेंट के हवाले से वो बहुत मजबूत हुए और उनका बड़ा आमद-ओ-रफ्त रहा है। उससे कबल कोई वज़ीर आला पंजाब इतना फ्रीक्वेंट जो है बलूचिस्तान को उन्होंने विजिट नहीं किया। इससे कबल भी बलूचिस्तान में काफ़ी जो है ना प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल वगैरह भी पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनको फाइनेंस किया। तो मैं उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रगुजार हूँ। और ख़ुसूसन आज बलूचिस्तान बलोच कल्चर डे के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, अख्तर चनाल साहब को जो वहाँ पे इनवाइट किया गया है, और सरकारी सतह पे जब वज़ीर आला पंजाब ट्वीट करते हैं या वो सेलिब्रेट करते हैं तो वो ऑफिशियल सतह पे डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, तो जो बलूचिस्तान है बड़ी बड़ी पोटेंशियल है टूरिज्म की बलूचिस्तान के अंदर। इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम करी और आने वाले वक्त में कैसे हम बलूचिस्तान को दुनिया को दिखा सकते हैं? टूरिज्म के हवाले से टूरिज्म पे तो बड़ा हमारा जो है ना फोकस है। साथ जो है हम रिजॉर्ट जो है जो हमारा साहिली पट्टी है वहाँ पे बना रहे हैं। साहिली पट्टी का पूरा मास्टर प्लानिंग हो रहा है, ज़ियारत का मास्टर प्लानिंग होगा, शाबान वैली को डेवलप कर रहे हैं, मूला चुट्टो को भी, और ख़ुसूसन मेरगढ़ जो बलोच के सकाफत और जो राइट। लियाकत शाहवानी साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी कल्चर डे बहुत ज्यादा मुबारक हो। इस पे हम बात करते रहेंगे और अब बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ चाहता है और दूसरे हिस्से में कल वाला सरप्राइज आपको आज मिलेगा। एक्चुअली कल चूंकि कोर्ट की हियरिंग भी थी और बहुत बड़ा दिन था तो कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारे शो में इस तरह की चीज़ें शामिल नहीं हो सकी। जो सरप्राइज हमने मेंटेन रखा था, कल हमें सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप पे इतनी रिक्वेस्ट आई कि कल मुस्तनसर हुसैन तार साहब की बर्थडे थी और ऐसे कैसे हो सकता था कि हम उनसे बात ना करते, एक्सक्लूसिव आपके लिए कुछ ना लेकर आते। तारड़ साहब भी ऐसा कैसे कर सकते थे कि एक्सप्रेसो में ना हो सकता था? ऐसा बिल्कुल ही हो सकता था। तो लिहाजा कल हमने उनकी मौजूदगी से फायदा उठाया, उनको हमने अपने शो पे इनवाइट किया, उन्हें लाइव बर्थडे विश किया और सबसे एक्सक्लूसिव सरप्राइज ये था कि उनकी अहलिया उनके साथ मौजूद थी। फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव। तो हमने कल के जो हमने उनके साथ एक चिट चैट की, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हमने उनको बर्थडे भी विश की, उनसे कुछ लाइटर मोड पे बातें भी की, तो देखते हैं उनसे गुफ्तगू। खुशामदीद एक बार एक्सप्रेसो में, और हमने जिक्र किया था सरप्राइज था। सो हियर इज द सरप्राइज। आगे बढ़ते हुए आज हमने आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवानी है। वैसे हम वर्चुअली मिलवाते तो रहते हैं आपको, लेकिन आज बिल मुशाफा जिसे कहते हैं ना, मुलाकात हमने एक ऐसी शख्सियत से करवानी है जिनसे हम हर पीर के रोज एक्सप्रेसो में एज ऑफ टोल्ड सुबह 10 बजे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में उनके सफरनामों, किताबों और अदबी तसानीफ पर बात तो करते ही हैं। ये वो शख्सियत है जिनका जब हम जिक्र करेंगे, जिन्हें बिलाशुबा कहा जा सकता है कि जिनका नाम ही काफ़ी है। हम बात कर रहे हैं मोहतरम मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की, जो आज अपनी 82 सालगिरह मना रहे हैं। तारड़ साहब ने जिस भी शोबे में कदम रखा उसी में नाम कमाया, बल्कि कहा जाए कि छा गए तो गलत नहीं होगा। वो नॉवल निगारी हो, सफ़रनामे हो, कॉलम नवीसी हो या टेलीविज़न की मेज़बानी, चाहे वो अदाकारी हो या ड्रामा लिखना हो, हर शोबे में तारड़ साहब ने अनमिट नकूश छोड़े हैं।
और हम किस किस चीज़ की बात करें, यकीनी तौर पे तारड़ साहब के बारे में बात करते हुए अल्फाज तो कम ही पड़ जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे नज़दीक नॉवल निगारी उनकी शोहरत का सबसे मजबूत हवाला है और दुनिया भर में उसको फॉलो किया जाता है जहां जहां उर्दू पढ़ने वाले। बिल्कुल, और इस वक्त मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया कि आप अपनी सालगिरह के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये एजाज़ हमें बख्शा। सबसे पहले मैं आपसे बात करने से पहले ये चाहूँगी कि आपको उन तमाम चाहने वालों के पैगामात जो आपको आपकी सालगिरह के मौके पर दुनिया भर से भेजे गए हैं कि किस तरह से लोग आपको सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं और जो आपके वेल विशेज़ हैं, आपके जो मद्दाह हैं, वो आपको विश करना है, तो आपको कुछ मैसेजेस हैं आपकी बर्थडे के हवाले से, वो दिखाते हैं। ख़वातीन हज़रात, मुस्तनसर हुसैन तारड़ रीडर्स वर्ल्ड की जानिब से मोहतरम तारड़ साहब को अपनी सालगिरह का ये दिन बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और आफियत से रखें, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। रीडर्स वर्ल्ड के ज़ाहिर शाह और शाह जी की तरफ से सर मुस्तनसर हुसैन तारड़ को उनकी सालगिरह की ढेर मुबारकबाद। मैं सर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को उनके जन्मदिन पे बहुत मुबारक पेश करता हूँ। आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, शाद और आबाद रहें, सेहत और सलामती के साथ। तारड़ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद हो सालगिरह की। अल्लाह आपको तवील उम्र सेहत के साथ अता फरमाए। ये मोहब्बतें मौखर करने का दिन नहीं बल्कि खुलकर इजहार करने का दिन है कि हमें आपके कलम से और उससे लिखे के तमाम रूप से बेइंतहा मोहब्बत है। I wish you a very happy birthday. Lots of prayers for your health. Have a great day. Many happy returns. दौरे हाजिर के लिविंग लेजेंड, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अदीब और उर्दू अदब की तारीख के सबसे बड़े और प्रोलिफिक सफ़रनामा निगार जनाब तारड़ साहब को सालगिरह की बहुत मुबारक। मैं सर तारड़ को उनकी सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे। हमारे अहद के सबसे बड़े नॉवल निगार, सफ़रनामा निगार, कॉलमिस्ट, अदाकार, आर्कियोलॉजिस्ट, मुहक्किक और अवारागर्द को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अदब और सयाहत के हवाले से बिलाशुबा ये जो दौर है, मौजूदा दौर, ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ का दौर है। अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती दे सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये महज एक झलक है। तारड़ साहब के जो फैंस हैं वो लाखों में बल्कि करोड़ों में हैं। सरहद के इस पार भी हैं, सरहद के उस पार भी हैं और शायद दुनिया के हर खित्ते पे जहाँ पे सफ़रनामे पढ़े जाते हैं या समझे जाते हैं वहाँ पे तारड़ साहब को जानने वाले लोग मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, द लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तारड़। लेकिन आज के इस शो की और इस चंग की खुसूसी बात यह है कि आज मैमूना मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहिबा जो कि मिसेस तारड़ साहिबा मैंने हैं। आपको इमरान शुरू में बोला था ना कि ये वो जो मनाजिर होंगे या वो इंटरव्यू होगा जो आज से पहले किसी भी टीवी स्क्रीन पर नहीं आया, जब उनकी अहलिया खुद उनके साथ बैठ के आज एग्जैक्टली। और ये एक्सप्रेसो की काविश है जिसमें ये दोनों इंतहाई अहम शख्सियात, इंतहाई मोहतरम शख्सियात, हमारी काबिल इज्जत शख्सियात मौजूद हैं। उनसे इसी हवाले से बात करते हैं। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह आपको मजीद सेहत वाली और लंबी जिंदगी दे और ऐसे ही हम आपके इल्म से मुस्तफीद होते रहें। आपने नॉवल निगारी, अफसाने, ड्रामे, अदाकारी से लेकर कई शोबों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और तकरीबन सभी शोबों में अगर आपकी खिदमात को जमा किया जाए तो आपने बहुत ही एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारी आइमस से। तो जिंदगी की एक और बहार देख रहे हैं, आज आपकी सालगिरह है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बेसिकली एक्चुअली काउंट नहीं करता मैं कितने बरस का हो गया हूँ, पता तो मुझे है। मेरी पोती है मिशाल, वो कल मुझे कहने लगी कि दादा हाउ ओल्ड आर यू नाउ? तो मैंने कहा कि बेटे एट दिस एज यू डोंट काउंट योर ईयर्स, यू काउंट योर ब्लेसिंग्स। चुनांचे मैं अपने साल शुमार नहीं करता, मैं उन तमाम रहमतों को, बरकतों को जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई उनको शुमार करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो बेशुमार है, वो शुमार हो नहीं सकती। प्रोडक्टिव जिंदगी मैंने इसलिए गुजारी कि शायद मेरी सेहत ने मेरा साथ दिया और एक ख़ास करम था मुझ पे जिसकी वजह से मैं 82 साल का सफ़र तय कर आया। ऑल्दो मुझे इन दिनों या आज ख़ास तौर पे महसूस हो रहा है कि मैंने जितनी भी सयाहत की है, आवारागर्दी की है,
उन तमाम सफरों की थकावट जो है वो मुझ पे आज उतर रही। बस मेमूना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप भी आज हमारे शो का हिस्सा बनी। अब हमने ताहिर साहब के साथ वकार अहमद मलिक निकले तेरी तलाश में तो करते हैं, और ये काफ़ी हद तक कहा जाए तो ताहिर साहब की बायोग्राफी है। अब मुझे लगता है एक निकले तेरी तलाश आपके साथ भी होना चाहिए, ताकि उन तमाम तर जो बातें हैं, जो तमाम तर किस्से कहानियाँ हम सुनते हैं सेगमेंट में, उसकी भी तस्दीक हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये झूठ कम बोलते हैं, इसलिए सही समझा जाए उसको। यानी झूठ बोलता हूँ लेकिन कम बोलते नहीं, फिक्शन तो है ही है। जबरदस्त। कई सफर इनके साथ भी किए, और मेरे ख्याल से बाद में जब आपकी बात की जाए तो आपने इनके जो सफरनामे हैं, इनके सफर पर लिखे गए, वो पढ़े भी होंगे। तो जो ताहिर साहब मंजरकशी करते हैं, क्या वो वाकई ऐसे होता है? मेरे ख्याल में हर बंदे की नज़र है ना, वो किस तरह किसी चीज़ को देखता है। हम ससुरी गुजर जाते हैं, ये पत्थर गिनते रहते हैं इसलिए इनकी और तरह की नज़र है। जिस वक्त टॉल्स्टॉय की कब्र पे गए तो इन्होंने कहा मैंने अकेला बैठना है, वो हमारे साथ जो खातून थी वो इलाने की क्या करेगा, मैंने कहा करने दो जो कर रहा है। अच्छा ताहिर साहब, आपकी हम अगर बात करें ज़ौजा से, तो हम जान ही रहे हैं आपकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ हक़ाइक़ जो शायद आप कम ही बताएं हमें, लेकिन आपने अपने फ़नी सफ़र की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो तनकीदकार थे आपके, उनको आपने कम ही लिफ्ट कराई है। लेकिन हमने सुना है कि जो आपकी मिसेज़ हैं मेमूना साहिबा, ये भी आपके नावल्स और सफ़रनामों की तनकीदकार रही हैं और मुख्तलिफ तजावीज़ भी देती हैं। किस हद तक नाक़िद रही हैं ये आपके सफ़रनामों की? एक्चुअली मैंने तनकीद निगारों को जहन में लाके लिखा ही नहीं था। यानी मेरा कोई मतमा नज़र ये नहीं था कि उर्दू अदब के जो जय्यद नक्कात हैं वो मुझे सराहें। अगर उन्होंने सराहा है तो उनकी मेहरबानी, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैंने जो कुछ लिखा वो मेरे अंदर मौजूद था, एक कंपल्शन थी। जिस तरह सांस लेना एक कंपल्शन होती है, मेरे लिए लिखना एक कंपल्शन थी। और उसके अलावा वो जो कंपल्शन है जो लिखने पे आपको माइल करती है, उसमें डेफिनेटली एक ख्वाहिश होती है, एक तमन्ना होती है कि जो कुछ मैंने लिखा है वो लोग पढ़ें। चुनांचे मैंने लोगों के लिए लिखा, नक्कादों के लिए नहीं लिखा। मेमूना भी ये कि भाई अब तो हम दोनों खासे बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इनिशियली जितनी भी किताबें आती थी मैं इसको पढ़ाता था, क्योंकि फारसी और अरबी के हवाले से ये बहुत बेहतर जानती थी। कुरान पाक के हवाले जो है इसको ज़्यादा बेहतर मालूम था, क्योंकि रिलीजियस घराना चौधरी अब्दुर्रहमान खान थे, अपना मौलाना अहमद अली साहब के खलीफा थे, तो ये उनकी बेटी। चुनांचे इन्होंने बहुत मदद की जब भी कहीं फारसी अरबी या शेर भी टाइम्स आई वाज अमेज्ड कि इसको फारसी के भी बहुत सारे शेर याद। मैं शेरों के मामले में बहुत पैदल वाक़या हुआ, तो जहाँ तक तनकीद का ताल्लुक है वो भी डेफिनेटली करती। यानी यहाँ पे तुम जरूरत से ज्यादा सेंटिमेंटल हो गए, या ये कि यहाँ पे जो नावल है उसका बैलेंस खराब हो रहा है, तो इस किस्म की तनकीद ये करती थी और मैं उस पर अमल भी करता। वाह। जिंदगी में मैंने अमल नहीं किया जो क्योंकि वो मुझे कबूल नहीं था लिटरेचर के हवाले। जिंदगी में बड़ी बात की कि जिंदगी में अमल नहीं किया, लेकिन सफरनामे में जरूर अमल किया। अच्छा, चूंकि आपकी पर्सनालिटी ऑब्वियसली आप लिखते भी थे, सफरनामे थे आपके, आपने ट्रेवल भी किया होगा, तो मेमूना साहिबा हम आपसे जानना चाहेंगे बच्चों की तरबियत में सबसे ज्यादा रोल किसका रहा? उनकी मसरूफियत के बावजूद क्या ताहिर साहब का इम्पैक्ट रहा, या आपने ज्यादा बच्चों की तरबियत में अपना रोल अदा किया? मतलब जैसे जाहिर है इनका एक्सपोजर मेरा नहीं है, कुछ चीज़ों में वही यही गाइड कर सकते हैं, कुछ में हम गाइड करते हैं। मगर चूँकि इनका प्रोफेशन ऐसा है कि ना घर आने का कोई टाइम ना जाने का कोई टाइम, तो ज़्यादा वक्त मेरे साथ रहते थे बच्चे। ये ख़ास वक्त तक बहुत ज़्यादा मेरे साथ रहे।
ठीक है साहब, आपकी सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे और आपसे बात होती रहेगी कि डिजिटल मीडिया की जो तब्दीली आ रही है इसको आप किस निगाह से देखते हैं, जो कि जाहिर बात है इट्स अ न्यू चेंज, और यकीनी तौर पे आप जैसे जो लिखने वाले हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बात करेंगे। ये हमने एक ब्रेक लेनी है। तारड़ साहब और मिसेस मुस्तनसर हुसैन तारड़, मेमूना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट टाइम एन एक्सक्लूसिव ऑन एक्सप्रेसो, उनसे बात हो रही है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम सफ़र शर्त नहीं दिखा रहे, बल्कि आज हम आपकी मुलाकात उस शख्सियत से करवा रहे हैं और उनकी अहलिया से करवा रहे हैं जो इस हमारे कह लें सेगमेंट का परमानेंट हिस्सा है और जिनकी ज़िंदगी के हवाले से, जिनकी पर्सनालिटी के हवाले से जितना भी कहा जाए कम है। बिल्कुल, चाहे वो मोहब्बत का कोई शहर हो, निकले तेरी तलाश में हो, या फिर ऐसे हज़ारों अल्फाज के मजमूए जिन्हें हम अफसाने कहते हैं, नॉवेल्स या किताबें कहते हैं, उनके खालिक मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब द लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी सालगिरह है आज। हैरान कुन ये है कि वो भी पाइसेस हैं और मैं भी पाइसेस हूँ, सो इट्स अ प्लेयर, इट्स अ रियल ऑनर टू नो दिस, यू नो। अच्छा, खैर तारड़ साहब, सोशल मीडिया की हमने बात की, बहुत ज़्यादा फॉलोइंग सोशल मीडिया पे, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले भी जिक्र किया, आपकी है, और पुराने लिखने वालों की एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी मुश्किल है आजकल की यूथ के लिए। आपकी माशाल्लाह एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टिल लोग आपको उसी मोहब्बत और चाह से पढ़ते हैं जैसे कि अब से पहली जनरेशन पढ़ रही थी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब बेसिकली मैं जो सोशल मीडिया है ना उसके बहुत हक में नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया एक जाली किस्म का एक इमेज इंसान का क्रिएट कर देता है और वो क्रिएट करने वाले होते हैं जो वो करते हैं। चुनाचे मैं देखता हूँ कि भाई ठीक है, मेरी जो है वो क्या नाम है, फेसबुक है, उसके ऊपर मेरा ख्याल 8-9 लाख लोग हैं, बाकी भी काफ़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन मैं उसको इतना सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत ही वाहियात किस्म के जो लोग हैं उनके भी 20-20 लाख फॉलोअर्स, तो इसमें कोई प्राइड लेने वाली बात नहीं है। असल प्राइड यही है कि मेरा जब रेफरेंस आता है तो किसी ना किसी किताब के हवाले से आता है या जो कुछ मैंने किया इस जिंदगी में, नॉट एज ए पर्सनैलिटी। अच्छा है, मतलब है कि लोग जो फॉलो, अच्छा अब ये इट इज टोटली इम्पॉसिबल, बहुत सारे लोगों को फिर शिकायत पैदा होनी शुरू कर जाती है कि भाई मैं तारड़ साहब, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, वो फलां जो है खसो खाचाक जमाने में वो जो बूढ़ा है जिसकी गर्दन टेढ़ी है उसका असल नाम क्या था, और फलां क्या है, और फलां सांपों की वो फसल कहाँ से आ गई, तो जाहिर मैं जवाब नहीं दे सकता, वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो वो बड़े मायूस होते हैं। तो ये उसका एक नेगेटिव पहलू जो है ना सोशल मीडिया के, कि लोग खाम मायूस हो जाते हैं कि ये बंदा हमारे जवाब नहीं देता जो, और हम इसे बहुत चाहते हैं, और इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं कि मुझे एज ए राइटर बुरी तरह चाहा गया। मैं यानी बुरी तरह का लफ्ज़ मैंने ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया, तो ठीक है, सोशल मीडिया भी चलता रहे, लेकिन असल जो होती है अप्रिशिएशन जो होती है जब वो कोई मिलने आता है मुझे, यानी पिछले 50-60 साल से ऐसे ही है जी, तो उनकी आंखों में खास चमक होती, वो मैं देख देता हूँ ये जेन्युइन फैन, और ये वाकई ये उस तिलस्म में मुब्तला है मेरे लफ्ज़ की, तो पता चल जाता है, वो देख के खुशी। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा मेमूना साहिबा, चूंकि अभी हम बात कर रहे थे आपके बच्चों के हवाले से भी, तो नॉर्मली आम घरों में प्रैक्टिस होती है कि बेटी जो होती है वो बाप के ज़्यादा करीब होता है और बेटा माँ के, तो क्या आपके घर में भी यही सूरत हाल है? ये मतलब कोई तय नहीं हो सकता कौन किससे प्यार, दोनों अहम होते हैं, माँ भी इतनी अहम है, बाप भी इतना है, हर एक अपना 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 मुकाम होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर एनी जो मेरी बेटी अमेरिका में बैठी हुई है, वो अपनी तमाम प्रॉब्लम्स वो इसको बता सकती है जो खवातीन वाले होते हैं, बिल्कुल, और बहुत सारी जो इमोशनल प्रॉब्लम होती हैं वो आपसे शेयर कर सकती है, वो मुझे बता सकती है। जिस तरह वो आपने भी कोट किया था कि मेरा जो नावल है कोरोना के हवाले से, शहर खाली कूचा खाली, तो उसमें पूरे सफ़े पे
एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिस पे लिखा हुआ है कि एक जानने वाली की बेटी ने अमेरिका से उसे लिखा, वो एनी ने लिखा कि अबू, ये जो हालात हैं इनमें अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं नहीं आ सकती, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप नहीं आ सकते, तो इसलिए एहतियात बढ़ती है। तो ये जो एहतियात वाली चीज़ है ये बेटी की तरफ से आती है। यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल वक्त था और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक गुजरा, और जिन लोगों पे बुरा गुजरा उनके साथ हमारा इज़हार अफसोस भी है और हमदर्दी भी है। खैर, कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दो के दिल चाहता है कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन ख़ास तौर पे आप दोनों को साथ देखकर एक तो हमारी जो मशरक़ी रवायात हैं उनको भी मज़ीद चाहने का दिल करता है। कितनी खूबसूरत जोड़ी माशाल्लाह आपकी हो, आप इतने प्यारे लगते हैं साथ। तो ये चंद बरस की बात नहीं, निस्फ सदी का किस्सा है। अगर मैं कहूँ कि चंद अल्फाज में बताइए कैसी गुजरी, तो क्या कहेंगे तार साहब? कहते हैं ना कि जनूं में जितनी भी गुजरी, तो हमारी दोनों की जिंदगी दरअसल जनूं में ही गुजरी। इट्स नॉट ए नॉर्मल लाइफ नेचुरली, लेकिन आई फील कि भाई मेजॉरिटी जो कपल्स हैं उनसे बेहतर हमारी जिंदगी हुई। और उसमें मैंने एक जगह कहा था कि मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि इसने 50 बरस आज तो ज़्यादा हो गए मेरे साथ गुजारे, और इसको भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने इसके साथ 50 बरस गुजारे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम लोगों का। ऑल्दो आप जानते हैं कि इस दफ़ा मैंने सिर्फ यही कहा था कि मैं कुछ सेलिब्रेशन नहीं होगी, आइंदा भी नहीं होगी, अगर कोई मौका मिला वहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं। लेकिन ये कि भाई मुझे एक इजहार करना है कि भाई आज ही मुझे खबर मिली कि मेरा बड़ा बेटा जो सरजू, तो he has been appointed ambassador to Holland। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बर्थडे के साथ मुझे ये भी खुशी, और सुमैर की भी खुशियाँ मिलती रहती हैं, एनी की भी मिलती रहती हैं। ज़बरदस्त। तो अब सिवाय इसके और कोई ख्वाहिश नहीं कि बस अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे, और आखिरी दिनों तक हमारे जो पोते पोतियाँ हैं और नवासे हैं वो हमारी नज़रों के सामने आए, बस यही ख्वाहिश। बाकी अल्लाह ताला ने सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और सेहत दे और आपका साथ कायम रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। और एक लम्हे के लिए अगर आंखें बंद कर लें तारड़ साहब, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे आज से चंद साल पहले चल रहा है, सुबह मॉर्निंग शो है, आप बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, और ऐसा ही लगता है। अल्लाह करे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, आप बोलते रहे और हम सुनते रहें। एक दफ़ा फिर सालगिरह की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और ढेर सारी बेस्ट विशेज़ के साथ। मे यू हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। वैसे तो आप हमारे शो का हिस्सा हैं ही, लेकिन स्टिल आपने आज के दिन, अपनी सालगिरह के दिन हमें वक्त दिया अपनी अहलिया के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और मेमूना तारड़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हमने उनसे बातचीत की, कुछ गुफ्तगू की उनकी ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। Ladies and gentlemen, good morning once again. This is Shehzade Ali once again with us. इससे पहले इनको आपने हमारे स्पोर्ट शो में देखा था, लेकिन हम रह नहीं पाए। हमने कहा कि अल्लाह सुबह जो लोग हमें देखते हैं, हम कैसे ये ना करें कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ उनको शेयर ना करें। न सिर्फ एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, ये तो बताने की ज़रूरत ही ख़त्म नहीं है। जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है, ही इज़ अ PhD स्कॉलर, मार्केटिंग के अंदर PhD कर रखी है, एक स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं और पढ़ाते हैं, और म्यूज़िक तो कमाल ही गाते हैं। और इतना बेहतरीन म्यूजिक गाते हैं कि ये हमारा दिल करता है ये गाते जाओ और हम उनको सुनते जाएं। वेलकम टू एक्सप्रेसो शहजादे अली, थैंक यू सो मच। इमरान भाई, आई होप यू हैड अ नाइस एक्सप्रेसो अर्ली इन द मॉर्निंग। चाय तो नहीं थी इसमें? चाय है एक्चुअली, खत्म हो गई है। दोबारा पिलाएंगे। लेकिन आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश। अच्छा शहजादे अली, अपने सिंगिंग करियर के हवाले से हमें, चूंकि अब हमें तो अंदाजा है कि आपका आगाज कैसे हुआ, बट स्टिल वी वांट कि हमारे व्यूअर्स भी, कि आपने अपने सिंगिंग करियर का आगाज, अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, इसको आपने एक्सप्लोर कैसे किया? देखिए, सूफ़ी कलाम तो मैं पढ़ता ही था फ्रॉम माई चाइल्डहुड, और मिली नग़मे अपने स्कूल में। इस तरह से मैं ये एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, स्पोर्ट्स में, आई वाज ऑलवेज गुड बिसाइड अपनी इंटेलेक्ट के साथ एजुकेशन के साथ। तो
ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगा या मेरा दिल नहीं चाहता था. इवन आई हैड एन ओपिनियन एट सम टाइम कि यार ये नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ. तो फिर जैसे मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया कि फिर एक ज़रूरत पड़ गई, महसूस हुई कि अब ये जो चीज़ है, मुझे लगता है हर इंसान को ना कुछ ज़िम्मेदारी दी गई है. वो जिम्मेदारी का उसे इस तरह से पता चलता है कि उसमें कुछ एक ख़ास चीज़ होती है, वही उसकी जिम्मेदारी होती है. तो मुझे लगा कि इफ़ आई एम गिवन अ गुड इंटेलेक्चुअल माइंडसेट, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मेरा एटीट्यूड इस तरफ है और मेरी आवाज़ अच्छी है, तो आई विल बी आस्क्ड कि आपने इसको कैसे यूज़ किया. और कुछ ज़रूरत थी मैसेज कन्वे करने की, तो मैंने आई थॉट कि मुझे करना चाहिए. फिर मेरे कोलीग्स ने, मेरे ख़ास तौर पे हम लोग स्टाफ रूम में बैठ के, मैं अब टीचर्स होते थे तो स्टूडेंट्स सब चले जाते हैं, तो मेरा दिल था कभी किसी को पता से कहना सर ये सुना दें, सर ये सुना. टीचर्स तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू गो एंड सिंग. तो कुछ टाइम पहले फिर उन लोगों ने मुझे काफ़ी, उमर साहब थे, शहजाद साहब थे, इन्होंने काफ़ी इनकरेज किया, गो अहेड. तो मैंने फर्स्ट सॉन्ग रांझना, एक्चुअली ये सीक्वेंस में सेकंड था. तो मैं तकरीबन अपने सीक्वेंस के हिसाब से 10-12 सॉन्ग्स लिख चुका था. इट वाज बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. मेरा एक एटीट्यूड ये भी था कि लोगों को ऑब्जर्व करना, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना, बिकॉज फर्स्ट पार्ट था लाइफ को ऑब्जर्व करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना है. पहले मैं नावल लिखना शुरू कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि इसको पोइट्री में कन्वर्ट करना है. फिर फील आई कि इसको गाना कैसे चाहिए, फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि आपने कभी भी मौसीकी की बाकायदा कोई तरबियत कभी भी नहीं ली, ये खुद से ही नेचुरल ही टैलेंट है. कहने जब मैं छोटा था तो मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अकरम कलंदरी साहब थे जो नात मुझे सिखाया करते थे. तो ये आपकी जो हाई गेन है, जो पिच है, इसकी बुनियादी वजह वही है क्योंकि उम्मीद तौर पे नात ऊंची ही पढ़ी जाती है. सूफी पढ़ने वालों की तरबियत आवाज़ से ज़्यादा उनकी रूहानी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं. यानी वो ये आप हमें ट्रेन करते हैं कि आपने ऐसे पढ़ना है जैसे आप वहाँ मौजूद हैं. सो एक बेसिक एलिमेंट पर्सनालिटी में जो आपको जैसे लगता है ना कि जैसे मैं गा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे ही हूँ. मैं जब गा रहा हूँ तो आई जस्ट इमीडिएटली स्विच देयर. तो वो एक बेसिक एलिमेंट, वहाँ से असल सीखने वाली बात ये थी कि आप किस तरह से सिचुएशन में फुली एकदम से यहाँ से गायब हो क्या वहाँ पे. अच्छा, अभी शहजादे अली आपने उसकी बात की, रांझना की, और आप हों और मैं आपसे रांझना सुनूंगी, मेरे साथ बहुत गलत होगा. आपने हमें रांझना सुना है. आप चुप करा देते हैं हमें, सवाल नहीं रहते, लफ्ज़ नहीं रहते. असातिज़ा के हवाले से हमने ये देखा है जो लोग टीचिंग कर रहे होते हैं, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मे भी आप अग्री करेंगे इससे या नहीं, मुख्तलिफ शोबों का मंबा होता है, मुख्तलिफ शोबों, मुख्तलिफ माइंड सेट्स के लोग होते हैं जो शायद अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ समहाउ प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो इस तरफ आ जाते हैं. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस्ताद बनने के लिए ही पढ़ते हैं, ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है. तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर उसमें भी इंतहाई कम लोग होते हैं जो म्यूजिशियन बनना होता है, जिन्होंने या बेसिकली बॉर्न म्यूजिशियन होते हैं और वो टीचिंग कर रहे होते हैं और PhD स्कॉलर्स भी होते हैं. तो आप बड़े यूनिक आदमी हैं इस लिहाज से, कैसा लगता है इतना यूनिक होना? और दूसरा ये कि जब आप म्यूज़िक प्रैक्टिस करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको किस तरीके से लेते हैं? क्लासरूम में तो बहुत, आई मीन कई दफ़ा तो ऐसे होता है पढ़ते कम है, सेल्फी ज़्यादा उतारते हैं. दे आर रियली एक्साइटेड, ट्रस्ट मी. ऐसे उनको लगता है जैसे दे कैन ऑल्सो डू समथिंग. क्लास में एक ऐसा बंदा है जो उन्हीं में से था, उसने मेहनत की, उसने लेसन ये है कि यू कैन कंटिन्यू योर एजुकेशन एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. ये कोई पैरेलल साइड्स नहीं है कि यार या ये कर लो या ये कर लो. नई जनरेशन को ये समझना है कि हमारे मुआशरे में तालीम की भी उतनी ज़रूरत है, चाहे प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे सिंगिंग भी है. आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए. एजुकेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रॉपर आप डिग्रीज हासिल करें. आपका एक रवैया होता है, रवैये में आप सीखते हैं, समझते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, उसको कोई ट्रेंड बनाते हैं. जैसे आपने देखा मैं खुद पोइट्री करता हूँ या कंपोजिशन करता हूँ तो कुछ तो पीछे साइंस तो यही होती है कि आप पढ़ते हैं, आपका वो एटीट्यूड होता है. तो क्लासरूम में बच्चे बहुत इनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं, वो सक्सेसफुल लोगों को अपने दरमियान भी देखना चाहते हैं. और ऐसे लोग जो कामयाब होने के बाद भी इन लोगों को
डे टू डे लाइफ में नजर आए और उनको देख के वो ज्यादा सीखते हैं कि यार देखो ये भी हमारी तरह के थे। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी उतना मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ एक जेलसी फैक्टर भी है, प्रोफेशनल जेलसी भी है, कंपटीशन तो मैं उसको नहीं कहता, कंपटीशन हो तो अच्छा होता है, लेकिन कंपटीशन कम होता है, लेग पुलिंग भी शुरू हो जाती है। तो ये प्रोफेशनल सपोर्ट कितनी ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट कम एजुकेशनिस्ट के लिए? पाकिस्तान में या मुआशरे में बहुत सारी जगहों पे ना लोगों ने कुछ प्रोटोटाइप्स बना लिए हैं कि यार ये प्रोटोटाइप्स कह लें, स्टीरियोटाइप्स मैं कहना चाहता हूँ कि यार अगर टीचर है ना तो उसका ये हुलिया होना चाहिए, उसको ऐसे बोलना चाहिए, उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए। अभी अनफॉर्चुनेटली जो बैठे हुए हैं ना, जो ऊपर हम जो हमारे सीनियर स्टाफ मेंबर्स हैं उनको अभी तक यही महसूस होता है कि अगर यार ये अगर सेलिब्रिटी है तो ये तो हमारे बच्चों पे इंप्रेशन सही नहीं पड़ेगा। अगर इसने कपड़ों का, यहाँ तक शर्ट का कलर ये क्यों पहना है, बाल ये क्यों यानी वो एकेडमिक एक्सेलेंस की बजाय वो अभी भी कोशिश करते हैं कि लोगों को और आपकी जो आउटपुट है उस पे जाए और उस पे बहुत सारे इदारे मुझे फेस करना पड़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट होती है। बहुत सारे लोग ना वहाँ पे वो जो जैसे आपने पहले फरमाया कि दे वांट टू लिव दैट लाइफ एंड दे आर अनएबल टू लिव दैट लाइफ, और जब वो आपको ज़िंदगी गुजारते वैसे ही देखते हैं तो बहुत इनकरेज करते हैं। टीचिंग स्टाफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो somehow they don't feel it, they पर्सनल ले लेते हैं वो, तो गलत बात है। इस मामले में मुझे काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। आप यंग हों और टीचिंग मेरी चॉइस थी, मेरे पास I could have selected any other profession. I was young. और टीचिंग साथ साथ आपकी प्रायोरिटी में था? एक्चुअली टीचिंग ही मेरी प्रायोरिटी। वैसे लोगों को शहजादे ये देखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जो टीचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो टीचिंग के साथ सिंगिंग कर रहे हैं और इतनी अच्छी कर रहे हैं, इतनी क्वालिटी कर रहे हैं। तो आई थिंक आपके जितने भी साथ लोग हैं उनको एक ऑनर फील होना चाहिए, जैसे कि हमें ऑनर फील हो रहा है कि आप हमारे सामने बैठे हैं और लाइव बैठे। तो आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी, प्रोफेशनली दे शुड सपोर्ट यू। हां करते हैं सपोर्ट, लेकिन ये है कि कुछ लोगों की तो मजबूरी है। अब हमने बहुत सीरियस बातें कर ली, अब हमने म्यूजिक सुना। शहजादे अली, हमारे पास अल्फाज नहीं है, लिटरली हम उस जोन में चले जाते हैं जब भी हम आपका म्यूजिक सुनते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हम आपके बहुत बहुत बड़े फैन हैं। मैं तो कहता हूं कि एक सेगमेंट हम डेली रख लें कि आके हमें एक विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इतना खूबसूरत म्यूजिक जो है, इतनी खूबसूरत आवाज, अल्लाह ताला आपकी बरकरार रखे, आप इसी तरह से हम लोगों को एंटरटेन करते रहें। जैसे लोगों का प्लेटफॉर्म्स का वी आर थैंकफुल टू यू दैट यू हैव गिवन अस द टाइम। रियल टैलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मेरे जैसे जो लोग होते हैं उनको बहुत जरूरत होती है। प्लीज डोंट स्टॉप सिंगिंग, आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचने की बहुत जरूरत है और नया नया म्यूजिक करते रहिए ताकि हम सुनते रहें। प्लीज नेवर स्टॉप सिंगिंग। थैंक यू वेरी मच हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। शहजादे अली हमारे साथ मौजूद थे और आप मेरे ख्याल से किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हम ऑलरेडी इनके फैन थे और जब ये हमारे सेट पर आए और हमने इनसे लाइव सुना तो हम इनके और भी फैन हो गए। सो आप भी इनके जो गाने हैं उनको सुने और इनकी एल्बम आने वाली है ईद के बाद, ये कह रहे हैं कि हम कमिंग हम दोबारा बुला लेंगे एल्बम इंशाल्लाह। ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। हाय हाय, आज के दिन नासिर काज़मी साहब हमसे जुदा हुए, हमने उनको याद करना है। थोड़ा सा अपने का आपको एक स्पाइस देते हैं नासिर काज़मी साहब की शायरी, बज़ुबान शायर, कलाम शायर आपको सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद नासिर साहब के बारे में बात करें, वी हैव कोल्ड किचन टुडे। एग्जैक्टली, शेफ नमान हमारे साथ हैं। शेफ नमान, हम आपसे कहेंगे कैसे हैं, तो सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। बिल्कुल ठीक, बहुत दिनों बाद आए आज। और आप क्या बनाने वाले हैं? आज आपके लिए 3 डिफरेंट मोहितो बना रहा हूं। जबरदस्त, आप बनाना शुरू करें, हम आपसे रेसिपी पूछेंगे। अमीन भाई, हम नासिर काज़मी साहब के बारे में बात कर लेते हैं और वापस आके मोहितो भी पियेंगे। सो हम बात कर रहे थे नासिर काज़मी साहब की, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, उसाइलों पे गाने वाले क्या हुए, आप खुद सुन ही रहे थे। खैर इन सभी अशार के मुझे लगता है कि मैं नासिर को पढ़ता रहूँ और आपको सुनाता रहूँ और आप सुनते रहें और हमें मज़ा आता रहे। जो उर्दू शायरी लवर हैं, इन सभी अशार के खालिक नासिर रज़ा काज़मी, जिनका पूरा नाम था, उनको आज हमसे पिछले 49 बरस बीत चुके हैं। नासिर रज़ा काज़मी साहब 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला भारत में पैदा हुए। काज़मी साहब को हम याद कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा गज़लें हैं कि हम करते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, वक्त कम है। नोमान के पास फाइनली हमने जाना है, वक्त की कमी की वजह से। नोमान, क्या बनाया आपने? जी, आपके लिए 3 क्लासिक मोहितो रेडी हैं, डिफरेंट और इसमें एक क्लासिक मोहितो है और उसके बाद एक रसबेरी है और साथ एक कुकम्बर है। इसमें क्या क्या डाला है? रसबेरी में 30 ml आपने रसबेरी सिरप लेना है और 20 ml आपने शुगर सिरप लेना है और उसके बाद 10 ml आपने लेमन जूस लेना है और मिंट लीव्स लेने हैं और लेमन स्लाइस लेनी है। लेमन स्लाइस और मिंट लीव आपने बेस में रखने हैं। उसके बाद लाइट सा सोल्ट ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना सोडा
ऐड करें, आइस ऐड करें, ड्रिंक रेडी। और सेम इनकी रेसिपी है, लेकिन इसमें यह है कि कुकम्बर ऐड होगा, रास्पबेरी में रास्पबेरी सिरप ऐड हुआ था, दूसरी वाली में कुकम्बर ऐड होगा और कुकम्बर बन जाएगी, और तीसरी वाली क्लासिक है, सिंपल है, वो लेमन और साथ में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शेफ नुमान, वेरी क्विक। सोशल मीडिया पे बताएंगे एग्जैक्टली, सोशल मीडिया आपको ये क्लिप्स मिल जाएंगे, हमें फीडबैक आपने देना है सोशल मीडिया पर। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और शाम को मुलाकात होगी 5 बजे।